राकेश, एक बार फिर से आपके सामने। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है मानव विकास अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट। बच्चों, हमारे चारों तरफ जो चीजें होती हैं वो घटती और बढ़ती रहती हैं, अर्थात उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो इस परिवर्तन को हम नाम क्या दें? क्या इस परिवर्तन को हम वृद्धि बोलें या इस परिवर्तन को हम विकास बोलें? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ये वृद्धि और विकास किसका है? ये वृद्धि और विकास है मानव का, अर्थात हम सबका। और जब हम सबका वृद्धि या विकास होगा तो हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं उस पर उसका असर पड़ना लाजमी है, अर्थात हमारी गतिविधियों का असर हमारे चारों तरफ जो भी चीज मौजूद है उसके ऊपर वो असर पड़ता है। वो चीजें कम या ज्यादा होती हैं, घटती या बढ़ती हैं। तो अब इस घटने बढ़ने को या इस परिवर्तन को हम क्या नाम दें? हम इसको नाम वृद्धि दें या विकास दें? यही सबसे पहला इस चैप्टर का प्रश्न होगा, जो बहुत बार बोर्ड क्लासेस द्वारा पूछा गया है। ज्यादातर बच्चे ये मान लेते हैं कि वृद्धि और विकास एक ही बात है, लेकिन वृद्धि और विकास में सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। तो देखिए, वृद्धि व विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है? बहुत बार यह सवाल पेपर में, बोर्ड क्लासेस में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर वृद्धि की। पहली जो थॉट है मैं इसकी बता देता हूं, यह अर्थात वृद्धि मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज आंकड़ों में या संख्या में बढ़े, जब कोई चीज आंकड़ों में या संख्या में बढ़ती है तो वृद्धि कहलाती है। और इस बढ़ने का मतलब मैं यहां पर दो चीजें लिख देता हूं, बढ़ती या घटती है। ठीक है, क्योंकि वृद्धि जो होती है ना, वो धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है। आपने जो जनसंख्या वाला पिछला जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा उसमें मैंने आपको वृद्धि के प्रकार बताए थे, नकारात्मक या सकारात्मक, अर्थात धनात्मक या ऋणात्मक वृद्धि। ठीक है, वास्तविक और प्राकृतिक वृद्धि। तो यही सिस्टम वहां पर है। आंकड़े हैं भाई, घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। ठीक है ना? उदाहरण के तौर पर किसी शहर की जनसंख्या एक समय में 10 लाख है, 15 लाख होगी। 15 लाख होगी तो क्या हो गया? वृद्धि होगी। और 10 लाख है, 9 लाख होगी। 9 लाख होगी तो क्या हो गया? वृद्धि होगी। जनसंख्या बढ़ गई तो धनात्मक वृद्धि होगी, जनसंख्या घट गई तो ऋणात्मक वृद्धि होगी। तो मोटे मोटे तौर पर आप क्या बात जानोगे कि जो वृद्धि है वो मात्रात्मक होती है। यह सबसे अहम बात है। ठीक है ना? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं विकास की। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड क्लासेस द्वारा, सभी बोर्ड क्लासेस में। अगर हम विकास की बात करें तो विकास जो है वो गुणात्मक होता है। अगर मेरी उम्र 5 साल है और 15 साल होगी तो मेरी उम्र में 10 साल की वृद्धि होगी। लेकिन अगर मेरे अंदर 15 साल की उम्र में भी 5 साल के बच्चे का दिमाग है तो मेरा विकास नहीं हुआ है।
ये विशेष तौर पर आपको ध्यान करना है। अगर मेरी उम्र 5 साल से 15 साल पहुंच जाती है तो वृद्धि हो गई, लेकिन मेरा दिमाग आज भी 5 साल के बच्चे जैसा ही है तो मेरा विकास नहीं हुआ है, मेरे अंदर गुण नहीं आए हैं। अगर किसी शहर में जनसंख्या 10 लाख से 15 लाख हो गई तो वृद्धि है, लेकिन वहां पर अब भी रोटी कपड़ा और मकान की जो व्यवस्थाएं हैं वो पुरानी ही हैं, वैसी ही हैं, सुधरी नहीं है, तो विकास नहीं है। किसी शहर में स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की संख्या बढ़ गई तो वृद्धि है, लेकिन वहां पर मेडिकल फैसिलिटी, वहां पर एजुकेशन फैसिलिटी, वहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पुरानी ही है या बदली नहीं है या सुधरी नहीं है, तो विकास नहीं है। ठीक है, वृद्धि का होना विकास के होने का सिंबल नहीं है। ठीक है, हाँ वृद्धि ना हो और विकास हो यह संभव है। उदाहरण के तौर पर किसी शहर में 10 स्कूल हैं, 10 ही हॉस्पिटल हैं, ठीक है, और वहां पर एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी को पहले की बजाय और इंप्रूव कर दिया गया है, तो वृद्धि नहीं हुई लेकिन और इंप्रूव हो गया है, तो क्या हो गया है? विकास हो गया है। यह गुणात्मक होता है। इसमें मूलभूत आवश्यकताओं को मानव तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास होता है। अर्थात रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी जैसी सुविधाओं को बेहतर किया जाता है। बेहतर किया जाना क्या कहलाएगा भाई? विकास कहलाएगा। ठीक है ना? इसमें रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी के साथ साथ आप क्या क्या कर सकते हो? आप इसमें शिक्षा कर सकते हो, आप इसमें चिकित्सा कर सकते हो, या वो सारी फैसिलिटी जो आप देखते हैं, जो आप चाहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दो ही बेसिक अंदर है इनके अंदर। पहला क्या है? यह गुणात्मक होता है, गुणों का बढ़ना। कोई शहर है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है, सुविधाएं नहीं है, वृद्धि हो रही है। चीजों के बढ़ने से सुविधाएं नहीं बढ़ती तो ऐसी वृद्धि क्या कहलाती है? ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। या दूसरी भाषा में इन चीजों के बढ़ने को हम क्या बोल सकते हैं? विकासहीन वृद्धि। तो कंसेप्ट सिर्फ यह है कि वृद्धि होना विकास के होने का सिंबल नहीं है। वृद्धि हो और विकास भी हो, यह बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं कि वृद्धि और विकास आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो अगला कंसेप्ट है उस पर बात करेंगे। बच्चों हम बात करते हैं मानव विकास की अवधारणा। किसने पेश की? ठीक है ना? इस कंसेप्ट में से कई बार सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहली जो बात करूं, मानव विकास की जो अवधारणा है, (1990) से चल रही है। ठीक है? 1990 में
भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक। ये दो नाम याद करेंगे भाई। पहला नाम है भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि मानव विकास की अवधारणा किसने पेश की, तो इस अवधारणा को पेश करने का जो श्रेय है वह इन दो व्यक्तियों को जाता है। एशिया के दोनों महान अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन और महबूब उल हक। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल मिल चुका है। ठीक है भाई, अर्थशास्त्र का। ठीक है ना, 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है अर्थशास्त्र का। और पाकिस्तानी जो अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उन्होंने मानव विकास की अवधारणा को एक नया रूप दिया था। ठीक है ना, मानव विकास की इस अवधारणा के बारे में जब हम बात करते हैं तो मानव विकास की अवधारणा के तहत मानव विकास सूचकांक पेश किया जाता है। और मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा पेश किया जाता है भाई? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अगर हिंदी में इसको नाम दूं मैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी ने जो अपनी पहली रिपोर्ट है, जो पहली रिपोर्ट थी यूएनडीपी द्वारा, वो 1990 में पेश की गई थी। यूएनडीपी ने अपनी पहली जो रिपोर्ट है वो 1990 में पेश की थी। हर साल वो अपनी रिपोर्ट पेश करता है। और यूएनडीपी ने 1990 में मानव विकास की अवधारणा को, मानव विकास की रिपोर्ट को पेश करने के लिए इन दोनों की जो थ्योरी है, विचारधारा है, अवधारणा है, उसकी सहायता ली थी। ठीक है भाई, अब यूएनडीपी की बात करें तो यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। अगर यूएनडीपी की बात करते हैं तो यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। और हर साल यूएनडीपी जो है अपनी रिपोर्ट पेश करता है, हर साल। ठीक है ना, और यूएनडीपी के गठन की जब हम बात करते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन जो है सवाल जो पेपर में आया नहीं अभी तक, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं। यूएनडीपी जो है 22 नवंबर 1965 को बनाया गया था। क्योंकि इन केस पेपर में आ भी जाए तो हर जगह क्या लिखा जाता है कि 1990 में इसने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी, तो ज्यादातर बच्चे सोचेंगे 1990 में बढ़िया होगा। लेकिन 22 नवंबर 1965 को यूएनडीपी का गठन किया गया था। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और वर्तमान समय में, आज के समय में लगभग 70 देशों में काम करता है यूएनडीपी। यानी कि 70 देश, लगभग विश्व के जो 70 देश हैं प्रमुख, उनके अंदर जाकर यह मानव विकास की अवधारणा को चेक करता है। अभी हाल ही में 2019 की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार
189 कंट्रीज, 189 देशों का जो सर्वे है वो यूएनडीपी द्वारा पेश किया गया है। 2019 के अनुसार जो भारत है वो 129वें स्थान पर है, 129वें स्थान पर 189 देशों में से। इसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। तो यूएनडीपी जो है 22 नवंबर 1965 को बनाया गया। यह लगभग 70 देशों में काम करता है। यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है वो आज वर्तमान समय में न्यूयॉर्क में है, ठीक है। विकास जो मानव विकास की धारणा थी उसको पेश करने का जो श्रेय है अमृता सेन और महबूबुल हक को गया है। ये भारत के और ये पाकिस्तान के, दोनों एशिया के, और इन्हीं की अवधारणा से यूएनडीपी ने अपना कार्यक्रम पेश करना शुरू किया बेहतर तरीके से। यूएनडीपी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होगी, बहुत बार पूछी जा सकती है, और हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बोला गया है। ज्यादातर पूछा जाने वाला प्रश्न ये है कि अपनी पहली रिपोर्ट उन्होंने कब पेश की, ठीक है। तो इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक, फिर हम आगे चलेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो हम यहां पर ये करेंगे कि यूएनडीपी मानव विकास को किस प्रकार से मापता है, ठीक है। तो यहां पर हम करते हैं मानव विकास का मापन। जो यूएनडीपी है वो किस प्रकार से मानव विकास को मापता है। तो मानव विकास मापन के 3 सेगमेंट होते हैं। पेपर में पूछा गया है कि मानव विकास की जो अवधारणा है, मानव विकास जो यूएनडीपी द्वारा नापा जाता है उसमें कितनी चीजों को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले बता देता हूं 3 मापक होते हैं। कितने मापक होते हैं? 3 मापक। पहला मापक है दीर्घ व स्वस्थ जीवन। इसको दूसरी भाषा में हम बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। इसको जीवन प्रत्याशा भी बोलते हैं। अर्थात जीवन के प्रति आशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है जीवन के प्रति आशा। यह जीवन प्रत्याशा जन्म के समय मापी जाती है। इसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को मापा जाता है, ठीक है। जो न्यूनतम 25 वर्ष व अधिकतम 85 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि जिन देशों में जन्म दर के समय जीवन प्रत्याशा 85 साल है वो देश मानव विकास में सबसे ऊपर ही मिलते हैं। और जैसे जैसे ये जीवन प्रत्याशा कम होती चली जाती है, 25 तक आ जाती है, तो वो देश और नीचे मानव विकास में आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2019 में 189 देशों का जो सर्वे है वो किया गया था। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में जो जीवन प्रत्याशा है वो लगभग 70 साल है। तो भारत मध्यम देशों में आता है। 3 सेगमेंट हैं। इन 3 सेगमेंटों के अनुसार भी विश्व को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हो गया भाई दीर्घ व स्वस्थ जीवन। अब दूसरा पॉइंट यहां पर क्या होगा? शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करना। इसमें क्या आएगा? इसमें यह देखा जाएगा, इसे 0% से 100% में मापा जाता है। यानी कि 0% से 100% में इसे एक तरह से आप साक्षरता बोल सकते हो, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा के साथ मैंने ज्ञान क्यों बोला है? टेक्निकल जो ज्ञान होता है, बेसिक जो नॉलेज होती है उसे आप ज्ञान बोल सकते हो, क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा जो केंद्र होते हैं,
प्रौढ़ साक्षरता जो मिशन हुआ है हमारे देश के अंदर, जो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र होते हैं उनमें भी लोग, बड़ी उम्र के लोग जो कभी पढ़ नहीं पाए वो भी जाते हैं। तो वो शिक्षा तो, डिग्री तो ग्रहण करेंगे नहीं, लेकिन वो ज्ञान जरूर प्राप्त करना। इसलिए मैंने यहाँ पर दो चीजें लिखी, शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करना। इसमें क्या क्या चीजें नापी जाती हैं? इसमें सबसे पहली जो चीज है क्या नापी जाती है? प्रौढ़ साक्षरता केंद्रों में आने वाले व्यक्तियों की संख्या। दूसरी चीज में नापी जाती है स्कूलों में नामांकन करवाने वाले बच्चों की संख्या। यानी कि इसके अंदर स्टूडेंट्स सभी आ जाएंगे। जो बच्चे, मैंने यहां पर शब्द लिख दिया, बच्चे का मतलब है छात्र और छात्राएं, और व्यक्तियों मैंने लिख दिया तो वो व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष हो जो बचपन में या स्कूल एज में नहीं पढ़ा है और बाद में वो कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो प्रौढ़ साक्षरता केंद्र खोले गए हैं। वहां पर आने वाले व्यक्तियों की संख्या, स्कूल हमारे देश में है, वहां पर एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या। इस आधार पर हम चेक करते हैं कि भारत में कितने बच्चे और कितने व्यक्ति हैं जो पढ़ने के इच्छुक हैं और जिन्होंने अपना नामांकन करवाया है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो वो होगी रोजगार व संसाधनों तक पहुंच। ठीक है ना? बेसिक नाम इसका है संसाधनों तक पहुंच, आम आदमी के संसाधनों तक पहुंच। ठीक है? रोजगार भी इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि रोजगार भी एक संसाधन ही है, तो रोजगार व संसाधनों तक पहुंच इसमें शामिल कर ली जाएगी। इसे व्यक्तियों की क्रय शक्ति के अनुसार अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है। न्यूनतम $100 व अधिकतम $40,000। तो ध्यान देंगे, पहला पॉइंट है, अगर कोई आपसे पूछ ले यूएनडीपी द्वारा मानव विकास को मापने के लिए कितने तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, तो बेटा 3 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? ये वो 3 तरीके हैं जिन 3 तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक नंबर के लिए भी आ सकता है, केवल आपसे पूछा जा सकता है कितने तरीकों का इस्तेमाल करता हो, 1 2 3 तरीकों का इस्तेमाल करता है। ठीक है? वे तरीके कौन कौन से हमको एक्सप्लेन करो। ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा हो सकता है, 2 नंबर के लिए 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो दीर्घ व स्वस्थ जीवन, इसको जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। माफ कीजिए, जन्म के समय ये देखा जाता है कि भी व्यक्ति की जो जीवन प्रत्याशा है, जीने की जो इच्छा वो कितनी है, कितने उम्र तक वो जी सकता है, 25 मिनिमम, मैक्सिमम 85। शिक्षा व ज्ञान की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कितने % वहां पर नामांकन हुआ है। इसके अलावा रोजगार या संसाधनों तक पहुंच की हम बात करते हैं, तो व्यक्तियों की जो क्रय शक्ति है उसके अनुसार मापा जाता है कि व्यक्ति कितना स्टेबल है, कितना वो अर्न कर रहा है और कितना वो एक्सपेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। संसाधन तक पहुंच का मतलब क्या है? संसाधन तक पहुंच का मतलब क्या होता है कि मैं बेशक करोड़पति हूं, लेकिन जहां मैं रहता हूं वहां पर वो चीज नहीं मिल रही जो मुझे चाहिए, वहां पर वो चीज मिल ही नहीं रही है, तो मेरे संसाधनों की पहुंच मुझ तक नहीं है।
पैसे रहेंगे। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, पैसा मानव विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन पैसा ही मानव विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पैसे से मानव विकास का विकास होता है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन वहां पर फैसिलिटीज नहीं मिलती उन्हें दूसरे देशों की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है कि पैसे से मानव विकास को मापा जरूर जाता है, लेकिन पैसे के साथ साथ ये 2-3 चीजें और हैं। स्वस्थ जीवन, ठीक है, और शिक्षा व ज्ञान तक पहुंच और संसाधन तक पहुंच भी। मेरी जेब में 100 रुपए हैं और मैं कोई चीज बाजार से खरीदना चाहता हूं और वो चीज मेरे बाजार में उपलब्ध है, तो मेरे देश ने मेरी जेब के हिसाब से मेरे को मेरे रिसोर्सेज तक पहुंचने का रास्ता दिखा रखा है। और मेरी जेब में अगर भाई लाख रुपए हैं और जो चीज मैं खरीदना चाहता हूं मेरे बाजार में नहीं मिल रही है, तो उन लाख रुपयों का कोई फायदा नहीं है, संसाधनों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसलिए विश्व के वो देश जो सबसे ऊपर हैं पैसों के मामले में, अमीरी के मामले में, वो देश मानव विकास सूचकांक के नंबर 1, नंबर 2 पे नहीं मिल पाते। सबसे ऊपर वो देश है मानव विकास सूचकांक के मामलों में जहां के लोगों को चाहे थोड़ा कमाते हैं, लेकिन सब कुछ प्राप्त करते हैं, क्योंकि वहां की सरकार ने, वहां के माहौल ने उनको उनकी जेब के हिसाब से हर चीज उपलब्ध करवा रखी है। हर सरकार के प्रयास होते हैं, ठीक है, और इन चीजों को हम तक पहुंचाने के लिए सरकार के जो प्रयास हैं वो देखने होते हैं। बहुत बार सरकार प्रयास करती है, लेकिन इन चीजों के मामले में कई बार जो सबसे बड़ी बाधा हमारे सामने आती है बच्चों, वो है जनसंख्या। क्योंकि सरकार अपने स्तर पर बहुत प्रयास करती है, लेकिन बहुत बार जनसंख्या आने आ जाती है। ठीक है ना। अब इस टॉपिक को मैं मिटाकर इसी का एक और टॉपिक है उसको मैं आगे लेकर चलता हूं। मानव विकास का जो मापन है यूएनडीपी द्वारा, जो मानव विकास से का मापन होता है, उसके अनुसार विश्व को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है यूएनडीपी द्वारा। तो वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? अब यूएनडीपी जो है वो मानव विकास सूचकांक के मापकों को किस आधार पर देखता है, किन किन आधारों पर यूएनडीपी द्वारा मानव विकास के सूचकांक जो है वो मापे जाते हैं। सबसे पहले तो यहां पर हम ये जानना चाहेंगे कि मानव विकास सूचकांक का माप क्या होता है, मान कितना होता है। तो वो मान होता है, यहां पर लिख देता हूं मैं, मानव विकास सूचकांक का मान वो होता है 0 से 1 के बीच। ठीक है ना। बहुत बार पेपर में पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक का माप कितना होता है। अधिकतम माप पूछा गया, अधिकतम होता है 1 और न्यूनतम होता है 0। एक चीज और बता देता हूं, किसी भी देश का 0 नहीं मिलेगा और किसी भी देश का 1 नहीं मिलेगा। जो 0 के आसपास है, 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5 वो न्यूनतम देश होते हैं। जो 5 से 6, 7, 8 तक चले जाए वो मध्यम देश होते हैं। जो 8, 9 से और आगे बढ़ते हैं 0.9 समथिंग, 1 तक तो कोई पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें किसी के पास नहीं होती है, संपूर्ण कोई नहीं होता, कंप्लीट कोई नहीं होता है। तो न्यूनतम 0 होता है और अधिकतम 1 होता है, 0 से 1 के बीच में। अब हम बात यहां पर सीधी करते हैं, मानव विकास सूचकांक के जो मापक हैं वो कितने होते हैं। भाई 3 मापक होते हैं। पहला जो मापक है वो है उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। ठीक है। नंबर 2 है मध्यम मानव विकास
सूचकांक वाले देश। और नंबर 3 है न्यूनतम मानव विकास सूचकांक वाले देश। ये 3 कैटेगरी बना रखी है। पहले कैटेगरी में क्या होगा, 0.8 से अधिक मान जिन देशों का, ठीक है भाई। दूसरी कैटेगरी क्या होगी, 0.5 से 0.799 तक, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी क्या होगी भाई, 0.5 से कम। जिन देशों का मानव विकास सूचकांक 0.1 से ऊपर है, जिनका 0.5 से 0.799 तक है, और जिनका 0.5 से कम है, उन देशों को उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश बोला जाएगा, मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश बोला जाएगा, और न्यूनतम मानव विकास सूचकांक वाले देश जो है बोला जाएगा। तो अब इसकी जब हम बात करते हैं तो हम यहां पर यह बात करेंगे कि कितने कितने देश हैं। अगर हम बात करते हैं 62 देश हैं, ठीक है। यहां पर कितने देश हैं, 62। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये 2019 के अनुसार है। 189 देशों का सर्वे। हर साल ये आंकड़े पेश किए जाते हैं, ये सेम रहेंगे, ठीक है। यहां संख्या घट बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, 2018 में जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें भारत का स्थान था 130, और 2019 में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें भारत का स्थान है 129। तो ये जो रिपोर्ट है ये 2019 के अनुसार 189 देशों का जो सर्वे है उनकी मानी गई है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, 91 जो देश हैं वो मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों में शामिल हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो 36 देश हैं, विश्व में तो लगभग 250 देश हैं लगभग, ठीक है, लेकिन सबके आंकड़े यहां पर नहीं है। केवल 189 देशों के जो आंकड़े हैं ये वो हैं, ठीक। तो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश 0.8 से अधिक जिनका मान है, उनकी जो संख्या है वो लगभग 62 देश ऐसे हैं जो इस मान के आसपास हैं। मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों की बात करते हैं तो 0.5 से इतने तक 91 देश इसके अंदर शामिल हैं, और न्यूनतम मानव विकास सूचकांक वाले देशों की बात करें तो 0.5 से कम है, लगभग 36 देश इसमें शामिल होते हैं। पेपर में पूछा जाएगा कि कितने देश ऐसे हैं जो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं, आपका आंसर होना चाहिए 62। मान क्या है, 0.8 से अधिक। कितने ऐसे जो मध्यम में है, 91। मान क्या है, 0.5 से 0.799 तक। कितने देश ऐसे हैं जो न्यूनतम में है, 36। मान क्या है, 0.5 से कम। कितने मापकों का इस्तेमाल किया जाता है, 3 मापकों का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बता चुका हूं, 1 2 3 भागों में बांटा गया। 3 मापक जो इससे पहले मैंने दीर्घ और स्वस्थ जीवन बताया था, शिक्षा ज्ञान की पहुंच बताई थी और संसाधनों की पहुंच बताई थी, वे 3 मापक हैं। अंक कितना होता है, मान कितना होता है, 0 से 1। अधिकतम कितना होता है 1। न्यूनतम कितना होता है, न्यूनतम तो 0 होता है। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात यह है कि कौन सा देश सबसे ऊपर है, कौन सा देश सबसे नीचे। अब 189 देशों के नाम तो आपको बताए नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अगर बताना चाहूं, सबसे ऊपर अगर देशों की बात करें तो जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे लंबे समय से सबसे ऊपर बैठा है। नॉर्वे का जो मान है वो कितना है, 0.954। नॉर्वे सबसे ऊपर बैठा हुआ है। नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, फिनलैंड है, जर्मनी है। इस प्रकार ऐसे बहुत से देश हैं, टोटल 62 जो 0.8 से ऊपर हैं।
0.5 से 0.799 तक कितने देश हैं? लगभग 91 हैं। इन देशों के अगर आप नाम लेना चाहो तो इसमें दूर क्यों जाते हो, इसमें हमारा देश भी शामिल है, भारत भी इसमें आता है, चीन भी इसमें आता है। भारत के लगभग सारे पड़ोसी देश इसके अंदर सीमित होते हैं। अगर मैं भारत की अगर आपको बात करूं कि भारत का जो मानव का सूचकांक कितना है, तो यहां पर मैं सिर्फ भारत का लिख देता हूं, 0.647 है। 0.647 के अनुसार जो भारत है वो 2019 के अनुसार 129वां स्थान है। 129वां स्थान 2019 के अनुसार, ठीक है ना। हमारा कितना है? 0.647। हम किस रेंज में आते हैं? 0.5 से 0.799 तक। ऐसे 51 देश, भारत के जितने भी पड़ोसी देश है ना, वो लगभग सारे मध्यम में आते हैं, लगभग सारे, एक नहीं आता अफगानिस्तान। अफगानिस्तान न्यूनतम पे आता है। 2019 के अनुसार अफगानिस्तान का जो स्थान है 170वें स्थान पर है। पड़ोसी देशों की अगर हम बात करते हैं 170वें स्थान पर है। और अगर न्यूनतम मानव विकास सूचकांक वाले देशों की बात करें यहां पर, तो जैसे चाड है, बुर्किना फासो है, सियरा लियोन है, ये ऐसे देश हैं जो न्यूनतम मानव विकास सूचकांक वाले देश माने जाते हैं। चाड, बुर्किना फासो, सियरा लियोन। बहुत बार पेपर में नाम आए हैं कि न्यूनतम मानव विकास सूचकांक वाले देश कौन से हैं, ये हैं। ये भी है 170वें स्थान पर है, ठीक है ना। भारत, चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये वो देश हैं जो मध्यम मानव का सूचकांक वाले देशों में शामिल होते हैं। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ में मैंने 5-5 देशों के नाम लिख रखे हैं। 5 मानव का सूचकांक के जो शीर्ष पर हैं उनके लिख रखे हैं, 5 ऐसे देशों के नाम लिख रखे हैं जो मध्यम स्थिति पर खड़े हैं, और 5 ऐसे देशों के नाम मैंने उसमें लिख रखे हैं जो निम्न स्थिति पर खड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब यहां पर एक सवाल और बनता है जो पेपर में बहुत बार आता है, और सवाल का नाम है कि ऐसे कितने देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं, ऐसे कितने भारत के पड़ोसी देश हैं जो मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत से बेहतर हैं। ये सवाल बहुत बार पेपर में आया है कि ऐसे कितने देश हैं। ऐसे 2 देश हैं भाई मानव विकास सूचकांक की। मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं, उसके बाद आगे बताऊंगा। इसको साफ कर देता हूं। ये सवाल बहुत बार पेपर में आया कि मानव विकास सूचकांक में भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो भारत से बेहतर स्थिति में हैं। तो भाई 2 पड़ोसी देश हैं। जो भारत से बेहतर स्थिति में हैं। एक पड़ोसी देश का नाम है श्रीलंका और एक पड़ोसी देश का नाम है चीन। ये 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो भारत से बेहतर स्थिति में हैं, और इनका जो स्थान है, अगर इनके स्थान की बात करें तो 71वां स्थान और 85वां स्थान। हैरान कर देने वाली बात है ना। श्रीलंका सबसे बेहतर स्थिति में खड़ा है, छोटा सा देश है और बेहतर स्थिति में है। भारतीय संदर्भ की बात करें, भारत 129वां स्थान है। तो सिर्फ आपको 2 देश याद करने हैं। इसके अलावा भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं ना, वो हमसे नीचे हैं, ज्यादा नीचे भी नहीं है। अफगानिस्तान तो सबसे नीचे 170 पे, लेकिन बाकी जो पड़ोसी देश है ना वो हमसे बेहतर स्थिति में है, ठीक है ना। मतलब बेहतर स्थिति का मेरा मतलब ये है कि जितने ज्यादा रिसोर्सेज,
जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, जितना बड़ा देश हमारा है उसके अनुसार तो वो हमसे बेहतर ही माने जाएंगे, लेकिन अंकों के लिहाज से वो हमसे नीचे हैं। और ये दो देश ऐसे हैं जो अंकों के लिहाज से हमसे ऊपर हैं। श्रीलंका सबसे बेहतर स्थिति में है भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर, 71वां स्थान उसका आता है। चीन 85वें स्थान में। दो देश ऐसे हैं पड़ोसी देश जो मानव विकास सूचकांक में भारत से ऊपर आते हैं। ये पेपर में बहुत बार सवाल पूछा गया है। इन दो देशों के अलावा जितने भी देश हैं वो भारत से नीचे हैं मानव विकास सूचकांक में। और भारत के जो पड़ोसी देश है उनमें सबसे नीचे है अफगानिस्तान 170वें स्थान पर। अफगानिस्तान न्यूनतम मानव विकास सूचकांक वाले देशों में शामिल है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये दो देश जो है पेपर में आ सकते हैं भाई। श्रीलंका और चीन हमसे बेहतर स्थिति में है, एक 71वें स्थान पर है और एक 85वें स्थान पर है। भारत 2019 के अनुसार 129वें स्थान पर है। और अगर 2018 की बात करें, ये भी पूछ सकते हैं, 2018 में कौन से स्थान पर था, तो भारत 130वां स्थान था भारत का। यानी कि 2018 से 2019 तक आने में हमने एक पायदान की छलांग लगाई है, हम एक पायदान ऊपर आ गए हैं। ठीक है ना। तो इसको भी साफ कर देते हैं, उसके बाद एक जो अगला कंसेप्ट है उस पे चलते हैं। हम बात करते हैं मानव विकास के स्तंभ। तो मानव विकास के बेसिकली 4 स्तंभ माने गए भाई। नंबर 1 समता, ठीक है। नंबर 2 है भाई सतत पोषणीयता। नंबर 3 है भाई उत्पादकता। और नंबर 4 है सशक्तिकरण। पेपर में ये पूछा जा सकता है मानव विकास के कितने स्तंभ हैं। तो मानव विकास के भी 4 स्तंभ हैं। सबसे पहले हम समता की बात करते हैं। समता का मतलब क्या होता है, किसी के साथ जाति, भाषा, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। सबसे प्रमुख समता। समता का मतलब इक्वल, समानता, इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन है। मौलिक अधिकार है ना भाई। समानता का अधिकार कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, पहले 7 थी अब 6 है। ठीक है ना। तो किसी के साथ जाति, भाषा, धर्म, लिंग, संप्रदाय, अमीरी, गरीबी, वर्ग, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, सबको समान अवसर मिले। ये अनुच्छेद 14 से 18 में भी मौलिक अधिकार के तौर पर वर्णन है। अगर मानव विकास हम चाहते हैं तो सबको हमें इक्वल समझना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है भाई, उसके बाद जो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो यहां पर क्या आएगा दूसरा पॉइंट, ध्यान से देखिए। सतत पोषणीयता। पोषणीयता का, पोषण का मतलब क्या होता है, किसी चीज का विकास करना। लेकिन यहां पर क्या होगा, मानव विकास के साथ पर्यावरण व संसाधनों का विकास करना। सतत पोषण का मतलब होता है मानव विकास के साथ पर्यावरण संसाधनों का विकास करना। अर्थात हम अपना विकास करेंगे, हमें अपना विकास करना चाहिए, लेकिन पर्यावरण और संसाधनों की कीमत पर नहीं। अर्थात अपना विकास करते समय हमें पर्यावरण और संसाधनों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, नेचर का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमसे जो हमें जो मिला है ना पीछे से, हमें वो आगे आने वाली अपनी जो
हमारे जो संतान है, हमारे जो वंश हैं आगे आने वाले, उनको देना पड़ेगा और बेहतर करके देना पड़ेगा, हमारा एक फर्ज है। तो अपना विकास करें, लेकिन पर्यावरण और संसाधनों को बचाते हुए, विकसित करते हुए करें। अब नंबर 3 पर हम आ जाते हैं। नंबर 3 क्या है? उत्पादकता। उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। उत्पादन किसी देश की आधारशिला होती है। जो देश उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाता है, वो देश विकसित हो जाता है। अपनी जनसंख्या का, कम से कम अपनी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए हमें इतना प्रोडक्शन करना चाहिए, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारा जो प्रोडक्शन है, वो इतना ज्यादा होना चाहिए और वो आत्मनिर्भर होना चाहिए, खुद बनाना चाहिए हमें। हमारे देश के अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं और अपना ही प्रोडक्शन हम करें। तो उत्पादन क्षमता को बढ़ाना इसमें होगा। क्यों? क्योंकि उत्पादन के बढ़ने से आय में वृद्धि होती है। और आय में वृद्धि होने से जीवन स्तर में वृद्धि होती है। मैं 2 रुपए कमाता हूं तो मेरा लाइफ स्टैंडर्ड 2 रुपए का है। भाई मैं 2 लाख कमाता हूं तो मेरा लाइफ स्टैंडर्ड 2 लाख रुपए का होगा। और मैं कमाऊंगा कहां से? 2 रुपए कमाता हूं तो प्रोडक्शन के लिहाज से 2 रुपए कमा रहा हूं। 2 लाख कमा रहा हूं तो प्रोडक्शन के लिहाज से 2 लाख कमा रहा हूं। जितना मैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूंगा उतना ही तो मैं अर्न करूंगा, और जितना मैं अर्न करूंगा उसी के लिहाज से मैं फैसिलिटी लूंगा, अपना जीवन स्तर सुधारूंगा। तो उत्पादन क्षमता को बढ़ाना उत्पादकता में आएगा। अब यहां पर एक और चीज, महत्वपूर्ण चीज आ जाती है, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। सिर्फ महिला सशक्तिकरण नहीं, सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? समाज के सभी वर्गों, सभी वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिले। जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग और जो महिला वर्ग है, पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग को विशेष अवसर दिए जाएंगे। ये इसमें शामिल है। तो समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों को आगे बढ़ने का समान मौका मिलना चाहिए, लगभग इक्वलिटी के बराबर। समानता का वाला टॉपिक इसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में कुछ पिछड़ा वर्ग भी है, चाहे वो कास्ट वाइज हो, चाहे वो इकोनॉमिकल स्टेटस, आर्थिक आधार पर हो, किसी भी लिहाज से वो वर्ग मुख्य वर्गों से पीछे है। महिला वर्ग, उनको हमें एक विशेष अवसर देना चाहिए ताकि वो सामान्य धारा से जुड़ जाए। ठीक है भाई? तो समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आएगा, मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं? मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, 1, 2, 3 और 4। ये चारों जरूरी हैं। इसके बाद अंतिम टॉपिक पर हम चलते हैं इसके। अब हम बात करते हैं मानव विकास के उपागम। उपागम को अप्रोच बोलते हैं। अप्रोच यानी कि मानव विकास के लिए जो बेसिक चीजें हैं, आवश्यक चीजें हैं, वो क्या हो सकती हैं। सबसे पहला जो उपागम है वो होगा आय उपागम। ठीक है ना? आय उपागम जो होता है, यानी देखो आय जो है मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। उपागम का मतलब आप जरिया या तरीका भी बोल सकते हो, अप्रोच।
क्योंकि आय में वृद्धि होगी तो जीवन स्तर बेहतर होगा। ये चीज मैं आपको पहले ही बता सकता हूं कि अगर हमारी आय में अगर वृद्धि होती है तो मानव विकास जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा, यानी कि मानव का जो जीवन स्तर है वो और ज्यादा जो बेहतर है वो हो जाएगा अगर आय बढ़ती है। तो आय सबसे प्रमुख और सबसे पुराना और पहला अप्रोच है, पहला तरीका है, ठीक है ना। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं वो होगा वह कल्याण उपागम। कल्याण उपागम का मतलब इसमें क्या होगा कि सरकार को लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। सभी सरकार करती है, ठीक है ना। रोटी, कपड़ा, मकान आदि की मूलभूत सुविधाएं लोगों को सरकार द्वारा दी जाती हैं। ठीक है ना। तो कल्याण उपागम में सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों को कल्याणकारी कार्यों में कल्याणकारी कार्य लोगों के लिए करे, और सरकार करती भी है, ठीक है ना। सरकार लोगों को बहुत तरीकों से, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, बुढ़ापा पेंशन, जो विधवा पेंशन, ठीक है ना, बेरोजगारी भत्ता, इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में कितनी सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, शिक्षा, सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त दी जाती है। तो इस प्रकार से सरकार बथेरे कल्याणकारी उपागम कर रही है, ठीक है ना। नंबर 3 की अगर हम यहां पर बात करें तो नंबर 3 पर आ जाएगा आधारभूत आवश्यकता उपागम। जो आधारभूत आवश्यकता उपागम है उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ये जान लो कि आधारभूत आवश्यकता उपागम जो है यह उपागम ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO का मतलब क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने पेश किया था। यह उपागम ILO ने पेश किया। ILO का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मजदूर या श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन या अंतरराष्ट्रीय जो मजदूर श्रम संगठन है वो इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके अनुसार अगर हम बात करें, ILO ने 6 आधारभूत चीजें हमें बताई है कि ये 6 चीजें मिलनी चाहिए आम आदमी को। यहां पे मैंने रोटी कपड़ा और मकान लिख दिया है, लेकिन ILO में भी 6 चीजों का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार 6 आवश्यकताएं मिलनी चाहिए। और 6 आवश्यकताएं कौन कौन सी भाई? सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है शिक्षा, दूसरी स्वास्थ्य, तीसरी आवास, चौथी भोजन, पांचवी भाई जल, और छठी सफाई। पेपर में पूछा जा सकता है कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतरराष्ट्रीय जो श्रम संगठन है, उसने कौन सी 6 आवश्यकताएं बताई है हमें। तो ये 6 आवश्यकताएं: शिक्षा, सबको पढ़ाया जाए, पढ़ाई लिखाई सबको आनी चाहिए, स्वास्थ्य, सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, आवास, सबके सर पर छत हो, भोजन, खाने को मिले, जल पीने को मिले, सफाई भी हो।
ये 6 चीजें ऐसी हैं जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पेश की गई थी। ठीक है ना। नंबर चौथा जो पॉइंट है वो आएगा भाई क्षमता उपागम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानव विकास के उपागम कितने हैं, तो मानव विकास के 4 उपागम हैं। आय उपागम, नंबर 2 कल्याण उपागम, नंबर 3 आधारभूत आवश्यकता उपागम, नंबर 4 क्षमता उपागम। क्षमता उपागम में क्या होगा कि लोगों की क्षमताओं को बढ़ाया जाए, लोगों की क्षमताओं को बढ़ाया जाए, लोगों के सामने विकल्प पेश किए जाए। क्षमता उपागम में यही आएगा कि लोगों की अक्षमताओं को बढ़ाया जाए। अब भाई इन अक्षमताओं को कैसे बढ़ाया जाएगा? अगर लोगों की आय को बढ़ाने का तरीका आ जाएगा ना भाई, मैं वही फिर से पुरानी बात सामने आ रही है, मैं 100 रुपए 200 रुपए कमाता हूं, मेरी क्षमता कितनी होगी? मेरी क्षमता 100 रुपये 200 रुपये के अनुसार नहीं होगी। अगर मैं 1000-2000 कमाता हूं तो मेरी क्षमता 1000-2000 के अनुसार होगी, और अगर मैं लाख रुपए कमाता हूं तो मेरी क्षमता लाख रुपए के हिसाब से हो जाएगी। क्षमता का मतलब यहां पर कोई वजन नहीं उठाना है, क्षमता का मतलब यहां पर ये नहीं है। क्षमता का मतलब यहां पर ये है कि मेरी जो जीवन स्तर को जीने की जो आवश्यक चीजें हैं उनको मैं कहां तक हासिल कर पाता हूं, और इसका सबसे जरूरी जो उपागम है वो आय उपागम है। अगर मेरे पास आय है तो मेरे अंदर क्षमता भी है, बेहतर आय है तो मेरे अंदर क्षमता भी है। अब ये आय के जो साधन है वो सरकार देगी हमें, समाज देगा हमें। ठीक है, सरकार कल्याण के तरीकों से भी, ठीक है, और जो आधारभूत आवश्यकता है वो भी सेम ही है एक तरह से। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेश किए गए हैं और ये वैसे पेश किए गए। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे चैप्टर की जो पीडीएफ है वो चैप्टर के वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर में कोई कमी रह गई हो या इस वीडियो में कोई बात ऐसी ना मैं आपको बता पाया हूं या कोई चीज आपको ऐसे लगे कि ये गलत है, ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को अपने साथियों से शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और एक और महत्वपूर्ण मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, जुलाई के प्रथम सप्ताह में, फर्स्ट वीक में जुलाई के अंदर जो सभी बोर्ड एग्जाम हैं 12वीं के और 10वीं के, ठीक है ना, खासतौर पर 12वीं के, 10वीं के बोर्ड एग्जाम लगभग नहीं होंगे, केवल उन बच्चों के होंगे जिनको 11th या 12th में साइंस साइड में जाना है। ठीक है ना, बाकी सभी बोर्ड 10वीं का जो रिजल्ट है वो घोषित कर चुके हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं। 12वीं का जो रिजल्ट है वो बचे हुए पेपर होने के बाद आएगा। ठीक है ना, और बचे हुए पेपरों की बात करते हैं तो 8 साइड के जो 2 महत्वपूर्ण पेपर हैं, पब्लिक एड और जियोग्राफी बचता है। ठीक है, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में डेट शीट लगभग तय हो गई है कि फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम होंगे। 1.5 महीना है लगभग आपके पास। ठीक है, तो डेट भी नहीं है, 1 ही महीना है लगभग जून का। ठीक, तो ये वीडियो शेयर करें और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। जल्दी ही अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए